1952 में संघ के अखबार दी ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है, जिस लेख में कांग्रेसी नेता सिकंदर बख्त के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कि वो एक वेश्या का बेटा है, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग का आदमी है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुभद्रा जोशी के साथ उसके अवैध संबंध हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर तब किसने ही सोचा रहा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन्हीं कांग्रेसी नेता सिकंदर बख्त साहब को, जिनके बारे में संघ ने ही ये तमाम उद्गार कहे थे, उन्हें संघ की ही सियासी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अपनी सरकार के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नंबर 2 की हैसियत का पद देगी, बल्कि देश के उच्च सदन के भीतर दसियों बरस उसे अपना नेता बना के घूमती रहेगी। तो अब संघ के ही मुताबिक पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग का एक आदमी कैसे बन गया संघ की ही सियासी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता, यह दास्तान अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसी चमत्कार से तो आज हम आपको रूबरू कराने के लिए यहां तक आए हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं आज से करीब करीब 108 बरस पहले, यानी बरस 1918 के उस रोज जब दिल्ली के कुरैश नगर इलाके के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्म होता है सिकंदर बख्त का। शुरुआती शिक्षा दीक्षा एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल से मुकम्मल होती है। फिर स्नातक तलक की उच्च शिक्षा एंग्लो अरबिक कॉलेज यानी आज के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से मुकम्मल होती है। और बरस 1944-45 आते आते सिकंदर बख्त साहब सप्लाई विभाग में एक बाबू की नौकरी करने लगते हैं। यानी बरस 1945-46 तक सिकंदर बख्त साहब की जिंदगी किसी भी आम आदमी की जिंदगी जैसी ही थी। मगर यह आम आदमी खास तब बन जाता है जब इसकी आंखों के सामने इसकी अपनी दिल्ली दंगों की आग में झुलसने लगती है, जिसे देख यही 10 से 5 की बाबू की नौकरी करने वाला एक आम आदमी दिन रात शाम सवेरा खून पसीना एक कर दंगों की आग से झुलसती अपनी दिल्ली पर अमन का मरहम लगाने की उस कवायद में जुट जाता है, जिस कवायद के दौरान ही बख्त साहब की करीबी बढ़ती है। इन्हीं की तरह दंगों की आग से झुलसती दिल्ली पर अमन का मरहम लगाने की कवायद में जुटी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेहद करीबी और विश्वास पात्र मानी जाने वाली सुभद्रा जोशी के साथ। जिस करीबी का ही यह कमाल था कि जब बरस 1952 में देश के आम चुनावों ने देश की दहलीज पर खटखट की, तब इन्हीं सिकंदर बख्त साहब को, जिनका सियासत के साथ से दूर दूर तक नाता नहीं था, उन्हें कांग्रेस पार्टी अपने बिल्ले पर एमसीडी का टिकट दे देती है। जिस टिकट पर चुनाव लड़ सिकंदर बख्त साहब अपने सियासी सफरनामे में न सिर्फ पहली जीत दर्ज कर एमसीडी के सदस्य बनते हैं, बल्कि लगातार आने वाले 20 बरस तक बने रहते हैं। और यह बात मैं बहुत जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन जिन 20 वर्षों में सिकंदर बख्त ने दिल्ली एमसीडी में अपनी सल्तनत बचाए रखी थी, वो 20 बरस तब की भाजपा यानी जनसंघ के जलजले वाले जलवे के बरस थे एमसीडी के भीतर। यही वजह थी कि महज नगरीय निकाय की सियासत तलक सीमित रहने के बावजूद सिकंदर बख्त 60 के दशक के उत्तरार्ध आते आते दिल्ली कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं में शुमार किए जाने लगे थे कि बरस 1969 में जब राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर समूची कांग्रेस के सामने यह सवाल रखा गया कि आपका समर्थन कांग्रेस संगठन की पसंद माने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी पर है या इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत पसंद माने जाने वाले वीवी गिरी पर है, तब यह सवाल सिकंदर बख्त से भी पूछा गया था, जिस सवाल का जवाब सिकंदर बख्त साहब ने नीलम संजीव रेड्डी पर अपनी मुहर लगा के दिया, जिसके मायने साफ थे बख्त ने इंदिरा विरोध का खेमा अख्तियार कर लिया था, जिस खेमे अख्तियारी का ही ये खामियाजा था कि जब 25 जून 1975 के रोज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जंजीरों से हिंदुस्तान को जकड़ा, तब दिल्ली पुलिस के पास जिन कांग्रेस के विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करने की सूची आई थी, उस सूची में जो शुरुआती 8-10 नाम थे, उन 8-10 नामों में ही एक नाम सिकंदर बख्त साहब का भी था,
जिन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर रोहतक वाली जेल में ठूंस दिया था, जिस जेल में बख्श साहब तब तक रहे जब तक कि देश के तमाम अन्य इंदिरा विरोधी नेताओं की रिहाई नहीं हो गई 1977 के जनवरी के उस दूसरे पखवाड़े में, 19-20 जनवरी के आसपास। और जेल से निकलते ही तत्काल उस दौर के तमाम इंदिरा विरोधी नेताओं की ही तरह सिकंदर बख्श साहब ने भी उसी जनता पार्टी के दर पे माथा टेक लिया, जिस जनता पार्टी ने बख्श साहब को 77 के लोकसभा चुनाव में नगरीय सियासत से निकाल सीधा सांसदी का टिकट दे दिया, वो भी दिल्ली की सबसे पौश उस चांदनी चौक लोकसभा सीट से, जिस लोकसभा सीट के भीतर संजय गांधी ने अपने जुल्मों सितम की सबसे गाढ़ी दास्तानें दर्ज की थी, जिसके नाते देश के तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं ने 77 के लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक लोकसभा सीट के प्रचार कार्य पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसके चलते जिन सिकंदर बख्श साहब को 77 के लोकसभा चुनावों के पहले दिल्ली की सीमा के बाहर मेरठ और नूह तलक के लोग पहचानते तलक नहीं थे, वो सिकंदर बख्श साहब 77 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते आते समूचे हिंदुस्तान में संजय गांधी के जुल्मों सितम के खिलाफ बुलंद होने वाली इतनी बड़ी आवाज बन गए कि मजबूरी में ही सही, मगर जब मुरारजी बाबू ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तब उन्होंने अपने कैबिनेट में सिकंदर बख्श साहब को भी बतौर काबीना मंत्री शामिल किया। और इस तरह कल तलक सप्लाई विभाग में 10 से 5 की बाबूगिरी करने वाला एक बड़ा बाबू रायसीना की पहाड़ी के दाहिनी तरफ वाले साउथ ब्लॉक के उस कमरे के भीतर 10 से 5 की नौकरी करने लगा, जिस कमरे से महज चंद फरलांग के फासले पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस कमरा नंबर 171 में बैठ के 10 से 5 की नौकरी किया करते थे, जो देश के विदेश मंत्री का कमरा हुआ करता था। माने इन दोनों के कमरों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि उस कमरों के बीच के कम फासले ने देखते ही देखते कब इन दोनों के दिलों के फासलों को मिटा दिया और इन दोनों को दोस्त बना दिया, ये इन दोनों को खुद भी मालूम न चल सका। और यकीन मानिए वो दोस्ती गुजरते वक्त के साथ इतनी पक्की हो गई कि जब 6 अप्रैल बरस 1980 के रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं ने दोहरी सदस्यता वाले मतभेद के चलते जनता पार्टी के छाते से इतर अपनी सियासी राहें अलग करने की खातिर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से स्थापित की, तब भारतीय जनता पार्टी के 4 संस्थापक सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ग्वालियर राजमाता विजया राजे सिंधिया के बाद चौथा नाम इन्हीं सिकंदर बख्श का था, जो वाजपेयी की दोस्ती की तर्जनी थामे थामे भारतीय जनता पार्टी के भीतर चले आए थे, जिस भारतीय जनता पार्टी के भीतर उन्हें शुरुआत में तो महज पार्टी महासचिव का पद सौंपा गया, मगर चूंकि वो दौर पार्टी में वाजपेयी का था, सब कुछ वाजपेयी की भ्रुकुटी के इशारे पर हुआ करता था, इसीलिए जल्द ही वाजपेयी के इस दोस्त के सियासी अरमानों को भी उड़ान दी गई, वो भी इतनी ऊंची कि बरस 1980 में पार्टी के महासचिव के पद से शुरू हुआ सिकंदर बख्श का सियासी कारवां देखते ही देखते महज 4 बरस के भीतर 1984 आते आते भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद तलक जा पहुंचा। मगर जैसे ही बरस 1985-86 के बाद पार्टी के भीतर वाजपेयी का अवसान काल प्रारंभ हुआ और आडवाणी ने भाजपा के रथ के सारथी की भूमिका निभाते हुए भाजपा को हर हिंदू के हृदय में स्थापित करने की कवायद आगे बढ़ानी शुरू की, तत्काल पार्टी के भीतर बख्श साहब के भी वो सियासी दुर्दिन आ गए, जो दिन बहुरे तभी जब बरस 1995-96 में पार्टी के भीतर वाजपेयी के दिन बहुरे। हालांकि इस दौरान बख्श साहब को लगातार राज्यसभा के जरिए सदन के भीतर भाजपा भेजती रही। 1992 में तो राज्यसभा के भीतर भाजपा ने बख्श साहब को अपना नेता बना लिया, मगर बावजूद इन तमाम औपचारिक पदों के पार्टी के भीतर बख्श साहब की वो पुरानी हनक लौटी तो तभी जब पार्टी के भीतर वाजपेयी पुरानी रौ में लौटे 95 के बाद। मगर यकीन मानिए इतना तो बख्श साहब ने भी कभी नहीं सोचा रहा होगा कि जब वाजपेयी बरस 1996 में अपने पुराने स्टेट्समैन वाले स्टारडम के बूते भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनवाकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे,
तब वो अपने इस दोस्त को अपने बाद दूसरे नंबर पे शपथ दिलवाते हुए देश के विदेश मंत्री का तमगा दिलवा देंगे। वो बात और है कि वाजपेयी का वो कार्यकाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके चलते मध्यकाल में ही बख्श साहब को भी विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। मगर जैसे ही बरस 1998 में वाजपेयी को दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला, तत्काल वाजपेयी ने एक दफा फिर बख्श साहब को काबीना मंत्री का तमगा दिलवाया। इतना ही नहीं, जब बरस 2002 में करीब 83 बरस की उम्र में बख्श साहब ने सियासी संन्यास का ऐलान किया, तो उस ऐलान के ठीक 9 दिन बाद वाजपेयी ने बख्श साहब के साथ अपनी पुरानी यारी की हर कसम निभाते हुए बख्श साहब को केरल के राज्यपाल के तौर पे केरल के राजभवन की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी। जिस जिम्मेदारी को निभाते वक्त ही एक रोज बख्श साहब के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था और भागे भागे बख्श साहब तिरुवनंतपुरम के अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बख्श साहब का रूटीन चेकअप कर ये कहते हुए बख्श साहब को वापस राजभवन भेज दिया था कि ये महज सामान्य सा पेट दर्द है और ये सामान्य से पेट दर्द की 2 गोली खा लीजिएगा, मामला दुरुस्त हो जाएगा। मगर जब अस्पताल से वापस राजभवन लौटने के महज 2 दिनों के भीतर भीतर बख्श साहब को एक दफा फिर पेट में असहनीय पीड़ा हुई, तो बख्श साहब को आनंद फानंद में तिरुवनंतपुरम के राजकीय कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज करने जब दिल्ली के एम्स से डॉक्टरों की टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची, तब उस टीम ने बताया कि असल में बख्श साहब के पेट में कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि एक जानलेवा गैंग्रीन है, जिसका अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो बख्श साहब की जान जानी तय है। हालांकि इस ऑपरेशन में भी जान जाने का रिस्क है, मगर बावजूद इसके ये ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है, वरना वैसे भी बख्श साहब की जान बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अच्छा, हुआ क्या कि इस दौरान डॉक्टर्स की आपसी बातचीत के दौरान एक बात निकल के आई कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे पहले भी बख्श साहब का इलाज शुरू हो गया होता तो शायद बख्श साहब की हालत इतनी नाजुक ना होती। अब जैसे ही ये बात देश भर के अखबारों में छपी, देश भर के भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका मिल गया देश भर में गदर काटने का, और देखते ही देखते देश भर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये चक्रवात उठा दिया कि जी, केरल सरकार ने जानबूझ के हमारे नेता को मारने की खातिर ये साजिश रची और जानबूझ के डॉक्टरों से लापरवाही करवाई। उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ए के एंटनी साहब, जो बाद में कांग्रेस की यूपीए 2 में रक्षा मंत्री भी रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर इतना ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद बख्श साहब की ज़िंदगी को बचाया नहीं जा सका था, और इस तरह बख्श साहब ने 83 बरस 243 दिन की अपनी उम्र में केरल के राज्यपाल के तौर पे इस दुनिया से रुखसती ली, जिस रुखसती के बाद अब हमारी भी रुखसती की बेला आ गई है। हम फिर मिलेंगे जल्दी किसी ऐसे ही मशहूर सियासतदान की बिल्कुल गुमनाम अंतरकथा के